जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम करेंगे यूपीपीसीएस प्री की टेस्ट सीरीज में 4th नंबर का टेस्ट। और जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि यहाँ पे हम दृष्टि द विजन का टेस्ट कर रहे हैं, और जिसमें कि 3 सीरीज आ चुकी हैं। ये चौथे नंबर का टेस्ट है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी ने पहले तीनों टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर ली होंगी। अगर आपने कंप्लीट नहीं की है तो आप पहले उन्हें जाके देख सकते हैं। और इस टेस्ट सीरीज का या किसी भी अन्य मटेरियल का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आप अपना स्कोर ज़रूर चेक कीजिएगा कि आपने इसमें कितना स्कोर किया, और आप प्लीज़ कमेंट में इसको मेंशन भी कीजिए कि आपका कितना स्कोर रहा विदाउट नेगेटिव मार्किंग। तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं। पहले प्रश्न पे चलते हैं। ये स्क्रीन पर आपका पहला प्रश्न है। प्रश्न है कि हाल ही में भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाहा 4th निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया? तो देखिए, ये आपका राजस्थान में आयोजित किया गया है, और राजस्थान के जो आपका क्या कहते हैं उसको, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो है, उसमें ये किया गया है। ये ओमान और भारत के साथ एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार की प्रवीण योजना का उद्देश्य क्या है? हम लोगों ने इससे पिछले वाले टेस्ट सीरीज में, 3rd नंबर की टेस्ट सीरीज में एक क्वेश्चन पढ़ा हुआ था, जिसमें माध्यमिक शिक्षा द्वारा एक 6 पीस करके, यानी कि 6 पोर्टल जो बनाए गए थे, 6 पीस जिनको कहा गया था, जिनमें की पहचान हुआ, प्रज्ञान हुआ, प्रवीण, पंख, इस तरह से करके 6 पोर्टल थे। उसमें से प्रवीण एक पोर्टल है, जो कि आपका सरकारी स्कूलों के छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए है। इसमें छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी, व्यवसाय से जुड़ी हुई उनको विद्यालय से ही स्किल्स देना शुरू किया जाएगा, और ये एनईपी 2020 का इनिशिएट है। तो इसको नोट कर लीजिएगा आप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी नहीं है? देखिए, नहीं है पूछा है, तो कृष्णा कृष्णा नदी के बारे में अगर बात करें तो ये आपकी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जो कि आपकी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, कुछ इस तरह से। यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश है, और इधर में आपका महाराष्ट्र वगैरह वगैरह। और ये जो निकलती है, ये आपकी महाबलेश्वर से इसका उद्गम होता है, और इसकी जो सहायक नदियां हैं, उनमें आपका कोयना है, तुंगा भद्रा है, भीमा नदी इसकी सहायक नदी है। और ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या-क्या है, तुंगाभद्रा है, कोयना, भीमा, ये तीनों है। मंजीरा नहीं है, क्योंकि जो मंजीरा नदी है, वो आपकी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। गोदावरी दक्षिण भारत की, या यूँ कहा जाए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, और इसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। इसका उद्गम महाराष्ट्र के नासिक से होता है, और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, वो पेनगंगा, इरावती, प्राणहिता और ये मंजीरा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेंगोंग त्सो झील के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? तो पहला कथन कह रहे हैं, यह झील सिक्किम में स्थित है। गलत है ये ऑप्शन। ये झील जो है आपकी लद्दाख में स्थित है, लद्दाख यूटी में। और झील का 1/3 हिस्सा चीन में और 2/3 हिस्सा भारत में। ये देखिए उल्टा लिखा हुआ है। इस झील का जो 2/3 हिस्सा है वो चीन में है, 1/3 हिस्सा भारत में है। तो दोनों ही कथन यहाँ गलत है। ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। और पेंगोंग त्सो जो है, इस शब्द का मतलब ये होता है ऊंची-ऊंची घास के मैदान वाला जो झील है। अगला प्रश्न है, भारत में कपास के भारत में निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए तथा कपास उत्पादन के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम का मतलब ये है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको लगाना है, यानी कि बढ़ते हुए ऑर्डर में। तो भारत में जो सर्वाधिक कपास का उत्पादन जो होता है, वो आपका गुजरात में होता है। उसके बाद आपका सेकंड स्थान जो आता है, वो महाराष्ट्र का आता है। ठीक है? तत्पश्चात जो आपका स्थान आता है, वो आपका आंध्र प्रदेश का आएगा। ठीक है? उसके बाद आपका राजस्थान का स्थान आता है, और बहुत आश्चर्यजनक बात ये है कि 5वें नंबर पर हरियाणा का स्थान आता है, जो कि एक उत्तर भारतीय राज्य है, या यूँ कहा जाए कि एक हिमालयी राज्य है। तो यहाँ पे कूट आप चुन लीजिए। पहला गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, जर्नी ऑफ नेशन 75 इयर्स इंडियन इकोनॉमी पुस्तक लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये संजय बारूजी के द्वारा लिखी गई है, और ये जो आजादी के 75 ईयर जो कंप्लीट हुए हैं, उसकी जो वर्षगांठ हम मना रहे हैं, तो पिछले जो 75 वर्षों में भारत की जो अर्थव्यवस्था का जो इतिहास रहा, किस तरह से ग्रो किया, किस तरह से क्या हुआ, तो ये सारी चीजें इस बुक में हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ये किया जाएगा 10 से 12 फरवरी 2023 को, ये किया जा चुका है, जिसको आप कह सकते हैं जो उत्तर प्रदेश ग्लोबल्स इन्वेस्टर्स समिट जो था, और ये लखनऊ में किया गया था। ये वही है कि इंडिया की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन करना है, तो उसी वो ड्रीम प्रोजेक्ट की तरफ सारे वो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, रोम किस नदी के तट पर है? तो ये आपका टाइबर नदी के तट पर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बिग बैंग थ्योरी दी थी? तो ये जो आपके लेमात्रे थे, जॉर्ज लेमात्रे, इन्होंने बिग बैंग की थ्योरी दी थी। और बिग बैंग की थ्योरी क्या थी इनकी, कि जो ब्रह्मांड है, ये इसका जो निर्माण करने वाले सभी पदार्थ हैं, वो प्रारंभ में एक छोटी गेंद के समान एक एकल परमाणु के रूप में थे, और उसके बाद में इसमें एक विस्फोट हुआ। तो अभी ये विस्तरित हो रहा है, ब्रह्मांड अभी भी विस्तरित हो रहा है, ऐसा इनका कहना है।
अगला प्रश्न है सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। मुझे लगता है इस टेस्ट सीरीज़ में ज्योग्राफी की अधिकता है, ज्योग्राफी बेस्ड है ये टेस्ट सीरीज़, पिछली हिस्ट्री बेस्ड थी। तो इसमें देश दिए गए हैं, उनकी राजधानी दी गई है। तो अल्बानिया की राजधानी तिराने है, ये याद होनी चाहिए सभी को। माली की जो राजधानी है वो आपकी बमाको है, ए का तीसरा होना है और सी का पहला होना है। ए का तीसरा इसमें सी का पहला, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। यानी अल्बानिया की जो राजधानी है वो विनियस है और लिechtenstein जो है इसकी राजधानी वादूज है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन-सा पेरिस ओलंपिक 2024 का आधिकारिक नारा होगा? ये आपका होगा गेम्स वाइड ओपन, ठीक है? अगला प्रश्न है सूची 1-2 को अगेन सुमेलित करना है। इधर आपके टाइगर रिज़र्व दिए गए हैं और इधर आपके उनसे संबंधित जिले दिए गए हैं। तो रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य है वो आपका चित्रकूट में है, ए का तीसरा है, सी और डी खत्म है। पीलीभीत टाइगर रिज़र्व आपका पीलीभीत में ही है और आपका दुधवा टाइगर रिज़र्व जो है वो आपका लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में है। अमनगढ़ टाइगर रिज़र्व आपका बिजनौर में है, तो आप इसमें कूट देख लीजिएगा। हम आगे बढ़ रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला कथन कह रहे हैं कि हिमालय पर्वतमाला उष्णकटिबंध से लेकर टुंड्रा तक वनस्पतियों का सक्सेशन दिखाती है। हाँ, ये बात सही है, हिमालय पे जो वनस्पतियाँ हैं, इस तरह की विविधता में है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर कि लगता है कि ये उष्णकटिबंध से लेके टुंड्रा तक की वनस्पतियों का एक नमूना रखता है, ये क्षेत्र। अगला कथन कह रहे हैं बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में होने वाली कमी से प्राकृतिक वनस्पतियों में तदनुरूपी परिवर्तन होता है। हाँ, ये भी सही है क्योंकि करस्पॉन्डिंग चेंज जो है वो डिपेंड करते हैं नेचर एंड टेम्परेचर पर। तो जैसे-जैसे टेम्परेचर घटता है या जैसे-जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, उसके अनुसार ही वनस्पतियाँ ग्रो करती हैं, उसी टाइप की वनस्पतियाँ हो जाती हैं। जैसे कि बर्फीले क्षेत्रों में जो वनस्पतियाँ हैं, वो आपकी शंकु आकार की होती हैं, इस तरह से। तो यहाँ कथन दोनों सही हो जाएँगे, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न है, भारत का मानक मध्याह्न समय निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरता है? तो आपका जो इंडियन जीएमटी है, मानक समय मध्याह्न रेखा जो है भारत की, वो अगर वैश्विक तौर पर देखा जाए, तो ग्रीनविच लंदन से होकर गुजरती है, लेकिन भारत में ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जिसमें कि आपका शामिल है उत्तर प्रदेश, आपका ओडिशा, आपका आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और आपका छत्तीसगढ़, ठीक है? और उत्तर प्रदेश में तो सभी को पता है कि ये आपका इलाहाबाद के नैनी से होते हुए मिर्ज़ापुर होते हुए निकलती है। तो यहाँ ऑप्शन में दिया है छत्तीसगढ़, तो ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गन्ने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह उष्णकटिबंधीय और साथ ही उपोष्णकटिबंधीय फसल है। हाँ, ये बात सही है। गन दूसरा कथन कह रहे हैं कि गन्ना उगाने के लिए आवश्यक तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये कथन आपका गलत है क्योंकि गन्ना उगाने के लिए आपका 30-31 डिग्री से लेके और आपका 35 डिग्री तक पर्याप्त होता है क्योंकि जब पहला कथन हमारा सही है और पहले कथन में कहा ये गया है कि उपोष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय फसल है, तो आपका अगर देखा जाए एक ग्लोब पर तो वही जो भूमध्य रेखीय जो स्थल है, जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, जो बेल्ट है, वो है ही इतना। तो इसमें 45 डिग्री टेम्परेचर ये ज़्यादा हो जाएगा। गन्ना जो है आर्द्र और उष्ण फसल है, इसको पर्याप्त वर्षा की भी आवश्यकता है। लगभग के लिए 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा की आवश्यकता है, ठीक है? बल्कि टेम्परेचर इससे भी और कम हो, ये कोई लगभग 27 से 30 डिग्री, तभी गन्ने के लिए ठीक है। तो यहाँ दूसरा कथन आपका गलत हो जाएगा और गन्ना अगर देखा जाए तो गन्ना मूल रूप से ये भारत की उत्पत्ति नहीं है। गन्ना जो है ये न्यू गिनी की ये मूल उत्पत्ति है, बाद में ये एशिया के अन्य देशों में चली गई। तो अगला प्रश्न है आपका स्कूल शिक्षा अच्छा भारत में गन्ने का उत्पादन के संदर्भ में अगर बात कर लें, तो ये देखना ज़रूरी है क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है कि ग भारत में गन्ना उत्पादक जो राज्य हैं, उनमें शीर्ष कौन-कौन से हैं? तो मैं जिस ऑर्डर में बोले जा रही हूँ, गन्ना उत्पादन में आपका महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, दिल्ली, उसके बाद आपका बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, उसके बाद आपका पंजाब, हरियाणा, फिर मध्य प्रदेश। तो इस तरह से हैं ये। अगला प्रश्न है क्या कह रहे हैं अगला प्रश्न सॉरी? स्कूल शिक्षा रूपांतरण के लिए अरुणाचल प्रदेश के त्रिपक्षीय समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन-सा कथन सही है? पहला कथन कह रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश सरकार ने नीति आयोग और रीच टू टीच फाउंडेशन के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये बात सही है। इसमें शिक्षा में एक बड़े पैमाने पर परिवर्तन करने के लिए एक समझौता हुआ है और ये सारा कुछ चल रहा है आपका एनईपी 2020 की रूपरेखा पर, उसके एक्शन प्लान पर। अगला कथन क्या कह रहे हैं? पहला कथन सही है। अगला कथन कह रहे हैं कि समझौता वर्ष 2022 से वर्ष 2025 तक 3 वर्षों की साझेदारी के लिए है। हाँ, ये बात भी सही है, तो यहाँ कथन दोनों सही हो जाएँगे। अगला प्रश्न है
वाराणसी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर क्रूज सेवाएं शुरू होंगी? तो ये आपकी प्रयागराज में होंगी, नेशनल वाटरवेज 1 में, जो कि प्रयागराज से हल्दिया तक ले जाने का इसका ड्रीम प्रोजेक्ट है। जिस तरह से आपका अभी हाल ही में प्रयागराज में एक क्रूज की सेवा प्रारंभ की गई जलमार्ग की। तो अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन-सा सुमेलित नहीं है? इधर देखिए देश दिए हुए हैं, इधर उनकी राजधानियाँ दी गई हैं। पाकिस्तान की राजधानी लाहौर, ये गलत है, एकदम से गलत है। तो पहला ऑप्शन आपका यही है, बाकी राजधानियाँ आप देख लीजिए, जर्मनी की बर्लिन है, यूक्रेन की कीव है, सर्बिया की बेलग्रेड है। अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रहों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? पृथ्वी और शनि की कक्षाओं के चारों ओर परिक्रमा करने वाले चट्टान के छोटे-छोटे टुकड़ों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये कथन गलत है, क्योंकि जो मंगल ग्रह है आपका और जो आपका जुपिटर है, इनकी परिक्रमा जो कर रहे हैं छोटे-छोटे चट्टानों के टुकड़े, उनको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। अगला कथन कहा गया है कि क्षुद्र ग्रहों का आकार 1000 किलोमीटर के व्यास तक भिन्न-भिन्न होता है। कथन सही है। सूर्य की ओर आने पर क्षुद्र ग्रह में पूंछ की उत्पत्ति हो जाती है, ये कथन गलत है। ये क्षुद्र ग्रहों में नहीं होता है, बल्कि क्षुद्र ग्रह तो सूर्य की ओर जब आते हैं तो ये एक संगठित हो जाते हैं, स्वनिहित हो जाते हैं और अधिक ठोस हो जाते हैं। जबकि ये जो पूंछ की उत्पत्ति होती है, ये धूमकेतुओं में होती है। अगला कथन कह रहे हैं ट्रोजन एक प्रकार के क्षुद्र ग्रह हैं। तो ये देखिए जो ट्रोजन है वो क्षुद्र ग्रह हैं और ये बृहस्पति की कक्षा के आसपास पाए जाते हैं। कथन 2 और 4 सही है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें एल्बिडो सर्वाधिक है? हिमांक मंडल, ये कहाँ है? पृथ्वी की सतह पर जो ऐसे स्थान होते हैं ना, जैसे समुद्री बर्फ हुआ, पूरा का पूरा सागर जमा हुआ है, या फिर हिमाच्छादन है किसी पर्वत पर, हिमनद है, बर्फ के टुकड़े हैं, बर्फ की चादरें हैं, जमी हुई भूमियाँ हैं, ये सब जमे हुए झील हैं, ये सब किसमें? हिमांक मंडल में शामिल है, पृथ्वी तल पर हिमांक मंडल में। और यहाँ पे जो हाई लाइटनिंग जब होती है इस हिमपात पर, तो उसको एल्बिडो की घटना कहते हैं, तो ये होता है आपका एल्बिडो। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 को अधिनियमित किया, जो कि प्रभावी हुआ आपका 4 अगस्त 2022 को। इस कथन को याद इस सॉरी इस प्रश्न को याद रखना है, क्योंकि पूर्व में जो आपका अधिनियम था, आपराधिक कैदियों की जो पहचान अधिनियम था, वो 1920 में था और उसका स्थान इसने लिया हुआ है। इसमें कुछ नए विशेष चीज़ों को जोड़ा गया है, जैसे पहचान में उनका फिंगर इम्प्रेशन हुआ, रेटिना हुआ, आइरिस स्कैन हुआ और भी बहुत सारे भौतिक जैविक नमूने जैसे फुटप्रिंट हुआ, पाम प्रिंट हुआ, फोटोग्राफ हुआ, ये सारी चीज़ें शामिल कर दी गई हैं। अगला प्रश्न है, कम्हारिया घाट पुल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? पहला कथन कह रहे हैं कि इसका निर्माण उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी पर किया गया है। ये गलत है। ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी पर नहीं बल्कि घाघरा नदी पर किया गया है, ठीक है? अगला कथन कह रहे हैं कि पुल गोरखपुर और प्रयागराज के बीच 80 किलोमीटर की दूरी को कम कर सकता है। हाँ, तो ये बात सही है। ये उत्तर के अन्य जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनसे एक बेहतर कनेक्टिविटी के लिए ये बनाया गया है और ये काफ़ी दूरी को कम कर देगा। ये दूसरा कथन आपका सही है, तो केवल सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो भूमध्य रेखा की लंबाई सभी को पता होगी और पृथ्वी की परिमाप पता हो तो उससे निकल आएगी। बाकी आपकी 4075 कुछ रहती है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास ये है 4000 किलोमीटर। और प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि भूमध्य रेखा जो है, उसका सर्वाधिक भाग वैश्विक तौर पर किस देश में है? तो सर्वाधिक भाग जो है भूमध्य रेखा का, वो आपका इंडोनेशिया में सर्वाधिक है। अगर जलीय स्तर पर देखा जाए तब भी इंडोनेशिया में सर्वाधिक है। तो अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं? सुमेलित करना है। इधर भारत के अंतिम बिंदु दिए गए हैं, इधर नाम दिए गए हैं। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मुझे लगता है सबसे उत्तरी भाग जो है, इंदिरा कॉल इसको कहते हैं। सबसे पश्चिमी पॉइंट जो है, इसको गुहार मोती कहते हैं, जो कि आपका गुजरात में है शायद, कच्छ की साइड में। सबसे पूर्वी बिंदु जो है, उसको किबिथु कहते हैं, जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में है। और सबसे दक्षिणी है या दक्षिणतम बिंदु, जिसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं, जो कि आपका ग्रेट निकोबार पर है। और अगर ये पूछ लिया जाए कि मुख्य भूमिका भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो वो कन्याकुमारी है, वो आपका उसमें क्या कहते हैं, तमिलनाडु में है, ठीक है? और जो इंदिरा कॉल है, ये सियाचिन ग्लेशियर के पास है, जो कि लद्दाख में स्थित है। कूट आप चुन लेंगे इसमें से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन-सा विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है? चीनी उत्पादक देश है निम्नलिखित में से। तो यहाँ भारत जो है, वो विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश बन गया है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि निर्यातक में भारत का कौन-सा स्थान है, तो भारत दूसरे स्थान पर है निर्यात में। पहले स्थान पर निर्यात में कौन है, ये आप हमें बताइएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो कह रहे हैं, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने पंचामृत योजना की शुरुआत की है? तो ये उत्तर प्रदेश ने करी है। और ये पंचामृत योजना किससे रिलेटेड है? तो ये किसानों से संदर्भित है, जो कि किसानों की आय दोगुनी करने का जो लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने में ये मदद करेगी। इसमें अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग अलग-अलग 5 लक्ष्य लिए गए हैं, जैसे कि
अगला प्रश्न है, डेनमार्क कॉर्पोरेशन की मदद से उत्तर प्रदेश के किस जिले में जल परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी? तो ये आपकी वाराणसी में करी जाएगी और ये डेनमार्क की मदद से किया जा रहा है। इसमें होगा क्या, जो सीवेज वाटर है उसको ट्रीट किया जाएगा और ये योजना जो है वर्ष 2030 के लिए है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है फिर से, इधर शहर दिए गए हैं, इधर नदियाँ दी गई हैं, कौन-सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लाहौर रावी नदी के तट पर बसा हुआ है, लंदन आपका टेम्स रिवर हो जाएगा, बोन आपका राइन नदी के किनारे हो जाएगा, न्यूयॉर्क जो है आपका हडसन नदी के किनारे है, तो इसमें उत्तर आप चुनिएगा। अगला प्रश्न है, प्रधान मध्याह्न रेखा निम्नलिखित में से किन 2 देशों से होकर गुजरती है? ये जो प्रधान मध्याह्न रेखा है वही आपका 0 डिग्री, जिसको आप ग्रीनविच रेखा भी कह सकते हैं, जो कि इंग्लैंड से होकर गुजरती है, जिसको आप क्या और कहते हैं इसको? 0 देशांतर तो कहते ही, ग्रीनविच भी कहते हैं, एक और कुछ कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये किन 2 देशों से होके गुजरती है? पहले तो ये जान लेते हैं, वैश्विक तौर पर ये टोटल 8 देशों से होके गुजरती है, 3 महाद्वीपों से होके गुजरती है और 6 सागरों या जल निकायों से होके गुजरती है। अब हम इनके बारे में जान लेते हैं, 3 महाद्वीप कौन-कौन से हैं? तो 3 हैं आपके यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका और 8 देश कौन-कौन से हैं? तो आपका यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और स्पेन ये यूरोप के हैं। अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो और घाना, टोगो ये आपके अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। अंटार्कटिका मेन जो अंटार्कटिका में ही है। तो इस तरह से ये 8 देश हुए, तो इनमें आपका फ्रांस सही हो जाएगा, घाना सही हो जाएगा, ये 2 सही हो जाएँगे, 1 और 3 यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अच्छा 6 जल निकाय कौन-कौन से हैं? वो भी आप चाहें तो वीडियो कर सकते हैं, जो आपका आर्कटिक महासागर है, नॉर्वेजियन सागर है, ग्रीनलैंड सागर है, भूमध्य सागर है, अटलांटिक सागर है, अटलांटिक महासागर है, दक्षिणी महासागर है, ठीक है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भूपर्पटी में पदार्थों के द्रव्यमान के वितरण से संबंधित जानकारी प्रदान करता है? भूपर्पटी के भीतर जो गुरुत्वाकर्षण संबंधी जो स्थितियाँ होती हैं या गुरुत्वाकर्षण संबंधी जो परिवर्तन होते हैं, उन्हीं से हम भूपर्पटी का जो ऊपर का हलचल है उसका पता लगाते हैं कि पृथ्वी के भीतर क्या चल रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में माटी कला मेला का आयोजन किया गया? तो ये आपका किया गया सोनभद्र में, सॉरी मैं गलत हूँ यहाँ पे, ये आपका लखनऊ में किया गया, ठीक है? ये आपका लखनऊ में किया गया और यहाँ पे जो आपके गोरखपुर के बर्तन, ये माटी कला से संबंधित समझ में आ रहा होगा कि मिट्टी के जो बर्तन हैं, जो हस्तशिल्प है उसको बढ़ावा देने के लिए उसकी प्रदर्शनी लगाई गई थी और इससे भी ओडीओपी को ही बढ़ावा मिलेगा। बहुत सारी योजनाएँ जो हैं ओडीओपी पर जोर देने के लिए अभी कुछ अभियान, कुछ प्रदर्शनी ये सब कराया जा रहा है। और इसमें गोरखपुर का जो टेराकोटा है उसको जीआई टैग जो मिला है उसको भी प्रदर्शित किया गया था। आजमगढ़ का जो ब्लैक पॉटरी है, खुर्जा के जो मिट्टी के कुकर हैं, स्पेशल कुकर होते हैं वो यहाँ पे प्रदर्शित करे गए थे। और ये वही है सब, वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो आंदोलन आयोजित किया गया था। ये कब से किया गया था? ये 5 से 12 अगस्त 2022 तक किया गया था और ये आप सभी को बहुत अच्छे से याद होगा। इसमें क्या किया गया था? जो जन भागीदारी एक पहल शुरू करी गई जिसमें संस्कृति मंत्रालय के तहत की गई है, जिसमें हर घर तिरंगा करके एक आंदोलन चलाया गया था, जो कि आपका 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में हर घर पे, हर चीज़ पे तिरंगा लगा दिया गया था। हालाँकि इसके इम्पैक्ट बाद में कुछ बहुत गलत रहे, कहीं अगले दिन तिरंगा कहीं पड़ा मिला किसी का, कहीं खैर ये सारी चीज़ें जो भी है, क्या ही किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में पहली जूट मिल स्थापित की गई? तो ये रिंसरा बंगाल में करी गई थी। 1855 की ये बात है, सबसे पहली जूट फैक्ट्री यही थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इधर देखिए सीमाएँ दी गई हैं, इधर सीमा रेखाओं के नाम दिए गए हैं। तो भारत-पाकिस्तान रेड क्लिफ उसको कहा जाता है, भारत-चीन मैकमोहन कहा जाता है, भारत-अफ़गानिस्तान ये गलत है, इसको डूरंड रेखा कहा जाता है। भारत और श्रीलंका पाक जल डमरू मध्य से कहते हैं वितरित है, ठीक है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीली क्रांति किससे संबंधित है? सभी को पता है ये तिलहन से संबंधित है। ये किसने शुरू करी थी? ये इनका नाम था सेम पित्रोदा, ठीक है? ये इनको कहा जाता है, इसके जनक जो थे पीली क्रांति के। और इसमें क्या है, वही कुछ 9 फसलें हैं, उनको विशेष तौर पे लक्षित किया गया था उस टाइम। अभी जैसे मूँगफली है, सरसों है, सोयाबीन, कुसुम, तिल का तेल, सूरजमुखी, नाइजर ऑयल, अलसी ऑयल, अरंड ऑयल, ये सारी चीज़ें हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से 2 शहर उत्तर प्रदेश में जी20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेंगे? ये आपका आगरा है और वाराणसी है। ये आपका पहला और चौथा हो जाएगा। जी20 की जो बैठकें हैं आपकी वर्ष-वर्ष चलेंगी। इनमें टोटल 200 बैठकें होंगी। हर टेस्ट सीरीज़ में जी20 से रिलेटेड प्रश्न आ रहा है। मुझे लगता है, मेरा अंतर्मन कहता है कि जी20 से रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी आएगा और जी20 के बारे में सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है? अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री पदक 2022 के लिए उत्तर प्रदेश के कितने पुलिस कर्मियों का चयन किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के 10 हैं। अगर पूरे देश के स्तर पर बात की जाए, तो पूरे देश में जो आपके 151 पुलिसकर्मी चुने गए हैं, उनमें से आपकी 28 महिला पुलिसकर्मी हैं।
तो इन सबको पुरस्कार वितरित किया जाएगा इनके विशेष कार्यों और विशेष योगदान के लिए। इसमें सीबीआई के भी कुछ इंस्पेक्टर हैं, जैसे कि सीबीआई के 15 हैं, एनआईए के 5 हैं, महाराष्ट्र पुलिस के कुछ हैं, 11-12 मध्य प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश के भी 10 हैं, 10 केरल के हैं, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के 8 पुलिस ऑफिसर्स हैं, तो इन सबको सम्मानित किया जाएगा। और ये पुलिसकर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिए है क्योंकि मुझे लगता है राज्य में या कहा जाए देश में पुलिस के ऊपर एक नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों ही तरह का दबाव और उनके बारे में दोनों ही तरह के ओपिनियन होते हैं। तो थोड़े से फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं लोग पुलिस वाले जो होते हैं, तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, वी आकार की घाटी के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? तो वी आकार की घाटी होती कौन-सी है, पहले ये जान लेते हैं। देखिए, कोई कुछ नदियाँ हैं, जैसे मान लीजिए कई वर्षों पूर्व पहले बहती आ रही हैं समतल पर, लेकिन पहाड़ से उतर रही हैं, बट उनका बहाव इतना तेज है कि वो धीमे-धीमे करके मिट्टी को काटती रहीं, धीमे-धीमे करके मिट्टी को तब तक काटती रहीं कि उनके जो जिस पर्वत से वो निकल रही थी, वो पर्वत एकदम खड़े ढाल में वितरित हो गया। ठीक है? बीच में नदी बह रही है और ये पर्वत कट-कट के एकदम खड़े ढाल में आ गया, वी शेप में आ गया। तो जो बहुत गहरी घाटियाँ हैं। कथन पहला क्या कह रहे हैं, ये पर्वत और पहाड़ों में बहुत सामान्य तौर पर पाए जाते हैं, सही है। ग्रैंड कैनियन एक प्रकार की वी आकार की घाटी है, ये इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। बहुत संकीर्ण घाटी होती है, नदी बहुत नीचे में बह रही होती है, इसको मूवीज़ वगैरह में खूब देखा होगा। वी अक्षर की तरह दिखने लगती हैं ये घाटियाँ, इनमें हीरोज़ वगैरह खूब गिरते हैं मूवीज़ में, पुरानी अगर बॉलीवुड देखा जाए तो। तो यहाँ कथन दोनों सही हो जाएँगे। अगला प्रश्न है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किन देशों से होकर गुजरती है? अभी हमने बात की थी 0 डिग्री रेखा की, वो 0 डिग्री आपका ग्रीनविच की, ठीक है? ये वाली देशांतर रेखा की। अभी हम बात कर रहे हैं 0 डिग्री की जो क्या कहते हैं इसको अक्षांश की। तो ये किन देशों से होकर गुजरती है? तो अगर वैश्विक तौर पे पहले देख लेते हैं, टोटल 13 देशों से होकर गुजरती है, 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है और 3 जल निकायों से होकर गुजरती है। कौन-कौन से हैं 3 महाद्वीप? आपका दक्षिण अमेरिका है साउथ अमेरिका, आपका अफ्रीका है, आपका एशिया भी है, आप चाहें तो नोट कर लें। और देशों की अगर बात करें तो दक्षिण अमेरिका में आपका इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, अफ्रीका में आपका और ये क्रम भी इसी तरह से है, जिस जिस ऑर्डर में मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं मैप देख के बोल रही हूँ, तो आप इसको चाहें तो नोट कर लें। गैबन, कांगो रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक जो है, युगांडा, केन्या, साओ टोम और प्रिंसिपे, सोमालिया, एशिया में आपका मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती जिसको ओशिनिया कहते हैं और जो जल निकायों की बात करें तो अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन-सा सही हो जाएगा? गैबोन, ब्राज़ील और मालदीव, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन-सा महासागर तल विन्यास का एक विभाजन नहीं है? महासागर तल विन्यास होता क्या है? इसको मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ये मान लीजिए कोई सागर है, फैला हुआ है, उसके भीतर की जो सतह है, उसकी गहराई के जो आकार हैं, उसकी गहराई के जो रूप हैं, उनके आधार पर इनको बाँटा जाता है। तो इसमें आपका पहला आता है महाद्वीपीय सीमांत। इसमें ये क्या है कि जो समुद्री बेसिन है, यानी महाद्वीपों के किनारे, मान लीजिए कोई महाद्वीप यहाँ बसे हुए हैं, बीच में महासागर है, तो इनके जो किनारे हैं, ठीक है? यहाँ पे जो बेसिन बने हुए हैं, इसको महाद्वीपीय सीमांत कहा गया है। अगला है वितलीय मैदान, तो ये जो विस्तृत मैदान है महाद्वीपीय तटों और महासागरीय कटकों के बीच में जो पाए जाते हैं, इनको वितलीय मैदान कहते हैं। और तीसरा जो फॉर्म है इसका, वो है मध्य महासागरीय कटक। ये क्या है? ये जल में डूबे हुए हैं, जो पृथ्वी के धरातल पे पाए जाते हैं। जैसे पर्वत की कोई श्रृंखला है, जो जल के भीतर है और डूबी हुई है, ठीक है? और कोई बहुत लंबी पर्वत श्रृंखला है, तो इसको कहेंगे मध्य महासागरीय कटक, ठीक है? तो और जो टिलाइट है, ये टिलाइट क्या है? ये पत्थर जो अवसादी चट्टान है, ये वो चीज़ें हैं, तो यहाँ इनका महासागर से कोई संबंध नहीं। तो यहाँ ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, जो बहुत पुरानी चट्टानें हैं, जो हिमानी निक्षेपों से निर्मित हुई हैं, तो इनको कहते हैं टिलाइट, हिमानी निक्षेपों से निर्मित हैं, ठीक है? अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी के कारीगरों और बुनकरों के सामान माल को वैश्विक मंच पर लाने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? एमओयू साइन हुआ है, ये फ्लिपकार्ट के साथ हुआ है। और इसमें वही है यूपी के जो सरकारी बुनकर हैं इनको कर्ज पर सब्सिडी दी जाएगी, ये सारा कुछ है। अगला प्रश्न है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन एवं संयुक्त अंतर सरकारी निकाय है। सॉरी मैं प्रश्न को गलत पढ़ गई। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन एक संयुक्त अंतर सरकारी निकाय है। किस-किस का निकाय है तो ये पूछा है। तो इसमें जो आपका कोडेक्स है 1 मिनट मैं देख लेती हूँ इसको। तो ये जो कोडेक्स है आपका खाद्य और कृषि संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है और इसमें अभी कमीशन में जो सदस्यों की संख्या है 189 है और ये करता क्या है?
ये खाद्य रिलेट है, खाद्य प्रणाली पर को विकसित करने पर, उसमें नियंत्रण रखने के लिए एक विशेषज्ञों का एक निकाय बनाया जाता है, जो कि जोखिम मूल्यांकन भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। अगला प्रश्न है, नंदा देवी चोटी हिमालय के निम्नलिखित किस भाग में स्थित है? ये प्रश्न मैं नहीं बताऊँगी, ये प्रश्न बताएँगे आप। मैं आपको थोड़ी-सी हिंट दे दूँगी कि जो नंदा देवी है, भारत का दूसरा सबसे ऊँचा पर्वत है, ठीक है? और ये जो है उत्तराखंड का आपका चमोली जो है, उसमें स्थित है। तो आप बताएँगे कि जो उत्तराखंड का चमोली रीजन है, वो कौन-से वाले हिमालय का हिस्सा है? तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे आप और प्लीज़ कमेंट में सभी लोग बताइएगा। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिमालय के निम्नलिखित पर्वतों पर विचार कीजिए और उत्तर से दक्षिण की दिशा की ओर इनको व्यवस्थित कीजिए। देखिए व्यवस्थित करना है, पर्वत श्रृंखलाएँ दी गई हैं। अगर हम पूर्वी हिमालय की बात करें तो मैं यहाँ रफली बनाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ आपका अरुणाचल प्रदेश है और ये कुछ इस तरह से नीचे की ओर गया हुआ है, इस तरह से। अब इसमें अरुणाचल प्रदेश ये पूर्वोत्तर हिस्सा है, ठीक है? यहाँ पे आपकी कौन-सी है? मिशमी है, ठीक है? इधर आपका डाफला है। और ये इधर आपकी पटकाई बूम है, ठीक है? इधर आपकी मिकिर रेंज है, यहाँ आपकी नागा हिल्स हैं, ठीक है? और इधर आपकी मीज़ो हिल्स हैं, इधर आपकी खासी, गारो और आपकी वही जयंतिया हिल्स इस तरह से हैं। तो इनको आप मुझे अलग-अलग कलर से बनाना चाहिए था। ख़ैर आप मैप में देखिएगा इसको और एक बार मैप में देख के इसको खुद से नोटिस कीजिएगा। तो अगर यहाँ पे डाफला है, यहाँ मिशमी है और लगाना कैसे? उत्तर से दक्षिण की ओर, तो सबसे पहले मिशमी आना चाहिए और मिशमी आने का मतलब है कि ऑप्शन सभी एलिमिनेट हो चुके हैं। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा और इसके हिसाब से पटकाई बूम दूसरे नंबर पर आएगा क्योंकि मिशमी के तुरंत बाद यहाँ पे पटकाई बूम है, ठीक है? मिकिर रेंज यहाँ पे है, तो तीसरे नंबर पर मिकिर रेंज आएगा और चौथे नंबर पर आपका आएगा लुसाई पहाड़ी। ये लुसाई पहाड़ी कुछ अलग नहीं है, वही जो आपकी मिज़ो हिल्स है उसी को लुसाई पहाड़ी कहते हैं, ठीक है? अगला प्रश्न है, पीताम्बरी एक किस्म है। ये आपकी सरसों की किस्म है और इसका एडवर्टाइज़ आपके एक अभिनेता खूब दिया करते हैं, ठीक है? और ये किसने विकसित करी ये बात जान लीजिए, जो आपका सीएसए चंद्रशेखर आज़ाद विश्वविद्यालय कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आपका कानपुर उत्तर प्रदेश ने ये विकसित की है। अगला प्रश्न है, अग्निपथ योजना के अंतर्गत युवाओं क्या है सॉरी मैं कथन पढ़ने लगी। प्रश्न ये है अग्निपथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? कथन क्या कह रहे हैं? योजना के अंतर्गत युवाओं को 4 वर्षों के लिए सशस्त्र बलों में भर्ती किया जाएगा। सभी को पता होगा खूब विवाद हुआ था, तो हाँ, ये बात सही है। अगला कथन कह रहे हैं कि उल्लिखित अवधि पूर्ण होने के बाद केवल 50% बैच को उनकी संबंधित सेवाओं में वापस भर्ती किया जाएगा। ये कथन गलत है, 50% को नहीं किया जाएगा, सिर्फ 25% को किया जाएगा। तो फिर बाकी 75% का क्या होगा? जो बाकी शेष बचे हैं, उनको रिटायरमेंट यानी कि छुट्टी दे दी जाएगी 4 साल बाद, कुछ लगभग पौने 12 लाख रुपए देके यानी 11,71,000 पैसे एक मुश्त देकर इनको इनकी छुट्टी कर दी जाएगी, ठीक है? हालाँकि जो 4 वर्षों की अवधि है, उसके भीतर इनका एक 48 लाख रुपए का एक जीवन बीमा इनको मिलेगा। तो बीच में 4 साल के बीच में यदि आपको कोई परेशानी, कोई जोखिम आता है तो उसके लिए ये है। यहाँ पहला कथन केवल सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बात आती है अगले प्रश्न की, तो क्या कह रहे हैं हाल ही में समाचारों में रहा कुकुरेल वन स्थित है। ये कुकुरेल वन आपका लखनऊ में स्थित है और ये समाचारों में क्यों रहा था? क्योंकि लखनऊ में जो आपका नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान है, जिसको लखनऊ चिड़ियाघर कहा जाता है, बहुत लोकप्रिय है। इसको अपने वर्तमान स्थान से कुकुरेल वन में स्थानांतरित किया जाएगा, तो इसलिए ये चर्चा में रहा था। अगला प्रश्न है, नदी डेल्टा के संदर्भ में कौन से कथन सही नहीं है? पहला कथन है, एक डेल्टा का निर्माण तब होता है जब एक नदी धीमी गति से बहने वाले जल निकाय जैसे समुद्र या झील से मिलती है। तो कथन एक आपका सही है। एक डेल्टा का निर्माण तभी होता है जब नदी समुद्र में मिल रही है, कोई बहुत तेज बहाव वाली नदी आ रही है और धीमी गति वाली जलराशि से मिल रही है। वहाँ डेल्टा बन जाता है क्योंकि वो अपने साथ लेके मिट्टी और तलछट लेके आती है, इकट्ठा कर देती है वहाँ पे। अगला कथन कह रहे हैं, नील नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। कथन 2 गलत है, क्योंकि नील नदी नहीं, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और ये कहाँ? आपका जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश वाला रीजन है, वो डेल्टा पर ही स्थित है, ठीक है? लगभग कह सकते हैं इसको 100,000 या कह सकते हैं 1 लाख वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है, वो इसमें शामिल है। तो केवल कथन 2 हाँ, ऑप्शन सही नहीं चुनना था, तो 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है, ज्वालामुखी पर्वत दिए गए हैं, उनकी अवस्थिति पूछी है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर सही सुमेलित है। विसुवियस फिलीपींस ये गलत है, विसुवियस इटली का है। अच्छा सुमेलित सही सुमेलित है वो चुनना है। तो विसुवियस जो है वो इटली का है। फुजियामा जापान का है, ये कथन ये सही है। किलिमंजारो जो है तंजानिया का है, सभी को पता है, तो आपका पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म एक सही सुमेलित नहीं है? निगमन द्वीप। क्या होते हैं निगमन द्वीप? जो जल में डूबे हुए हैं, जैसे चपटे शिखर हैं पर्वतों के और वो जल में डूबे हुए हैं, समुद्री टीले हैं एक तरह से, ठीक है? तो वो निगमन द्वीप होते हैं, ये सही है। उसके बाद कह रहे हैं एटॉल जो है उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले निम्न द्वीप हैं।
तो एटॉल सही है और ये किससे बनते हैं? ये जो एटॉल हैं प्रवाल भित्तियों से बनते हैं, ठीक है? प्रश्न अगर आ जाए, अगर इसकी जगह लिखा हो प्रवाल भित्तियों से बनने वाले जो द्वीप हैं वो एटॉल कहलाते हैं। अगला कह रहे हैं समुद्री टीला। तो जो समुद्री टीले हैं, ये नुकीले शिखर वाले पर्वत हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं? गैर ज्वालामुखी उद्भव, गलत है। जो समुद्री टीले हैं, वो सागर बह रहा है, उसके भीतर इनका उद्भव हुआ ही ज्वालामुखी से है। जैसे कि ज्वालामुखी फटा, उसका उद्गार हुआ, ये इस तरह से कुछ बनते चले गए और ये कुछ नुकीले टीले हो गए ज्वालामुखी के उद्भव के अनुसार। तो ये सी ही गलत है। अंतः समुद्री कंदराएँ गहरी घाटियाँ हैं, हाँ, ये सही है। जैसे कि आपका कौन-सी नदी है? कोलोराडो, उसके भीतर गहरी घाटियाँ बनी हुई हैं। अगला प्रश्न है जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है? कल वाली टेस्ट सीरीज़ में प्रश्न था कि राष्ट्रपति जो हैं वो कौन-से नंबर की हैं? अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? कथन क्या है? पहला है लखनऊ विश्वविद्यालय एनएएसी से ए++ ग्रेड प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय। कथन एकदम सही है और यही सही है। और ये क्या है एनएसीसी? ये एक राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद है, जो भारत का एक सरकारी संगठन है, ये बात याद रखनी है। और ये रैंकिंग जारी करता है, उच्च शिक्षण संस्थानों का आकलन करता है, उनको मान्यता देता है और इस एनएसीसी का जो स्थापना हुआ था, वो कब हुआ था? ये यूजीसी ने किया था। यूजीसी इसको एक वित्त पोषित करता है, हालाँकि ये स्वायत्त निकाय है, लेकिन यूजीसी इसको वित्त पोषित करता है, ठीक है? और ये एनएसीसी आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 थी, आप हमें कमेंट में ये बताइए जो 1986 वाली शिक्षा नीति है, ये किसकी अनुशंसा का परिणाम है और ये किसके कह सकते हैं कौन-सी प्रधानमंत्री थे इस टाइम में? वो आप हमें बताइए कमेंट में। प्लस आप हमें ये भी बताइए जो यूजीसी है जो 1986 से इसका नाम यूजीसी है, वो अब जाके एनईपी में इसका क्या नया नाम करने की घोषणा करी गई है? तो आप इतनी सारी चीज़ें बताइए। मैं ज़्यादा प्रश्न छोड़ती हूँ लेकिन कमेंट एक भी नहीं आता है, बड़े दुःख की बात है। खैर, श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी को पृथक करता है। ये पुलिकट झील से करता है, बहुत आसान सा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रश्न को ऊपर बढ़ाते हैं। कौन-सी भारतीय प्रायद्वीप की पठार की सबसे ऊँची चोटी है? ये आपकी अनाईमुड़ी है, सेकंड नंबर पे आपका डोडा बेटा है, उसके बाद का क्रम आप खुद पता कीजिएगा। ये कलसुबाई और ये मन्नावाई ये सब सह्याद्री की चोटियाँ हैं। जो आपकी अनाईमुड़ी चोटी है, ये पश्चिमी घाट पर है, अनामलाई पहाड़ियों पर है और जो आपका डोडा बेटा है, ये आपकी नीलगिरी की पहाड़ियों पर है, ठीक है? अगला प्रश्न है, मालवीय चमत्कार प्रजाति है किसकी है? तो ये अरहर की है, यहाँ ऑप्शन दाल की प्रजाति है, ठीक है? और अरहर का जो है विश्व की अगर बात करें वैश्विक स्तर पर तो अरहर के उत्पादन में भारत जो है दुनिया में प्रथम स्थान पर है, ठीक है? हम कहीं तो प्रथम स्थान पर हुए, ठीक है? अगला है निम्नलिखित में से किसे कोलंबिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई है? तो ये आपके गुस्तावो पेट्रो थे, ठीक है? कोलंबिया पेट्रो करके इसको याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम की पात्रता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो फेलोशिप के लिए प्रथम श्रेणी अथवा न्यूनतम 60% अंकों के साथ स्नातक होना अनिवार्य पहला कथन सही है। हिंदी बोलने और लिखने में दक्ष होना चाहिए, दूसरा कथन भी सही है, इसके ये मानदंड हैं और मानदंड क्या-क्या हैं? जो उम्मीदवार की आयु है वो 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो तीसरा कथन आपका गलत हो गया। और इसमें होगा क्या, मिलेगा क्या? तो जो फेलोशिप कार्यक्रम है इसके अंतर्गत जो चयनित हैं, उनको 30,000 रुपए पर मंथ का स्कॉलरशिप मिलेगा, भुगतान किया जाएगा। तो चौथा कथन आपका गलत हो गया। अच्छा स्नातक तो सभी होते हैं, फिर ये फेलोशिप मिल किसको रहा है? तो ये जो ऐसे लोग हैं जो रिसर्चर्स हैं, ठीक है? जो सरकार के साथ, उनकी नीतियों के साथ, उनकी नीतियों के प्रबंधन, कार्यान्वयन और उनकी निगरानी के कार्यों में भाग लेंगे, ठीक है? उनको अवसर प्रदान करने के लिए ही सरकार ने ये काम किया है। तो यहाँ पे कथन आपका 1 और 2 सही हो जाना है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिसापानी गार्ज निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ये आपका नेपाल में स्थित है और देखिए गार्ज की बात आई और घाटी, तो गार्ज और घाटी लगभग दोनों एक ही चीज़ हैं, दोनों मतलब दोनों शब्दों का मीन एक ही है। एक ही स्थान के लिए दोनों शब्द प्रयुक्त होते हैं, ये कह सकते हैं, लेकिन जो घाटी है, वो ज़्यादा गहरी और सकरी होती है, ठीक है? जिसमें एक नदी की धारा प्रवाहित होती है और जो गार्ज होता है, वो घाटी से छोटा होता है, ये भी स्वरूप में सकरा होता है और यहाँ भी कोई न कोई एक नदी बह रही होती है, ठीक है? अगला प्रश्न है, कौन-सा था? यही था, छूट जा रहे हैं हम प्रश्न। बहुत जल्दी में पता नहीं किस बात की जल्दी है। अभिकथन कह रहे हैं पृष्ठीय तरंग का मतलब है सरफेस वेव, सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंगे हैं, ये कथन सही है। पृष्ठीय तरंग की दिशा के समानांतर कंपन करती है, ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो समानांतर कंपन करती है वो आपकी पी वेव होती है, ठीक है? और जो आपकी एल वेव होती है वो कुछ इस तरह से पृथ्वी पर गति करती है, ठीक है? ये एल वेव होती है। लेकिन जो आपकी सरफेस वेव होती है बहुत हानिकारक होती है इस तरह से, उसकी डायरेक्शन के ऊर्ध्वाधर में गति करती है। मान लीजिए वेव इधर को जा रही है और उसके ऊर्ध्वाधर में ये गति कर रही है, बहुत विनाशकारी तरंगे हैं, ठीक है? एस वेव भी आपकी कुछ लव वेव की तरह चलती हैं।
तो ये भूकंपीय तरंगें, इसमें आपका क्या है, अभिकथन सही है लेकिन आर गलत है। तो ए सही, आर गलत, इसमें कहाँ पे हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही सुमेलित नहीं है? क्या है? नाम इधर दिए गए हैं, अच्छा। भौगोलिक उपनाम दिए गए हैं और इधर स्थान दिए गए हैं। नहरों की भूमि किसे कहा जाता है? सबको पता है, पाकिस्तान को कहा जाता है। पाकिस्तान में बहुत अधिक नहरें हैं। गोल्डन पैगोडा की जो भूमि कहा जाता है, वो आपका म्यांमार को कहा जाता है, ठीक है? पैगोडा म्यांमार में, ये वेनिस को नहीं कहा, तो यही गलत है। एम्पायर सिटी जो है आपका न्यूयॉर्क को कहा जाता है। डार्क कॉन्टिनेंट अफ्रीका को कहा जाता है, ठीक है? अगला प्रश्न है, परवाज़ योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? परवाज़ योजना क्या है? जो आपकी अभिनव बाज़ार लिंकेज योजना है, वो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है, तो ये कथन सही है। योजना के तहत जम्मू और कश्मीर में शीघ्र खराब होने वाले फलों की एयर कार्गो के माध्यम से शिपिंग के लिए 30% की जो है सब्सिडी दी जाएगी, ये गलत है। 30 नहीं, 25% की सब्सिडी दी जाएगी। तो कथन आपका एक सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में टेबल टॉप हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? ये आपका चित्रकूट में किया है। क्या है ये टेबल टॉप हवाई अड्डा? चित्रकूट में एक पठार है, हालाँकि वो पठारी क्षेत्र ही है, तो एक इस तरह का पठार है, पहाड़ की चोटी है लेकिन टेबल के जैसा पठार है, तो इस पर एक आपका वही बनाया गया है हवाई अड्डा, तो टेबल टॉप हवाई अड्डा उसको कह दिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पर्यावरण के कौन से 2 जैविक घटक हैं? देखिए, एनवायरनमेंट के 2 घटक होते हैं मेनली, एक आपका होता है जैविक और दूसरा आपका होता है अजैविक। तो पहले आप ये जान लीजिए अजैविक और जैविक में कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं। जो अजैविक घटक है, उनमें जितनी चीज़ें जो एक तरह से अगर सेंस लगाया जाए नॉन लिविंग थिंग्स से, लाइक आपका ऊर्जा हुआ, विकिरण हुआ, तापमान, जल, अग्नि, गुरुत्वाकर्षण, स्थलाकृतियाँ, मिट्टी, भूगर्भिक अधोस्तर जो हैं, वो सब। और जैविक स्तर की अगर बात करी जाए, सॉरी जैविक घटकों की, तो लिविंग थिंग्स से इसका सेंस लगा सकते हैं, जैसे आपके परजीवी हुए, सहजीवी हुए, पशु हुए, मनुष्य हुए, मनुष्य क्या, मनुष्य भी पशु ही है, और जितने भी आपके डिकम्पोज़र्स हैं, ठीक है? जितने भी आपके पौधे हैं, पौधों के साथ-साथ जितने भी आपके गैर हरित पौधे, वो सब एक ही में आ गया, मैं बार-बार एक ही बात बोल रही हूँ। परजीवी हुए तो वो गैर हरित पौधे ही हुए ना, और जितने भी आपके संयंत्र हैं, वो सब इसमें हैं जैविक में, ठीक है? तो यहाँ पे ढूँढना क्या है, 2 जैविक घटक ढूँढने हैं। जैविक घटक ढूँढने का मतलब सहजीवन आपका जैविक घटक है और गैर हरे पौधे, आखिर हैं तो ये भी पेड़-पौधे ही, ठीक है? कहने का मतलब ये परजीवी हो जाएँगे, बाकी लिविंग थिंग्स तो हैं ही, तो 1 और 4 आपका सही हो जाएगा, जो जबकि आपका जल और भूवैज्ञानिक स्तर जो है, अधस्तर जो है, वो आपका आएगा उसमें अजैविक घटक में, ठीक है? अगला प्रश्न है, भारत की मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो काली मृदा में नमी अधिक समय तक बनी रहती है। काली मिट्टी जो है अधिक पानी सोखती है और इसमें अधिक समय तक नमी बनी रहती है, ये कथन सही है। अच्छा, भारत में जो अधिकता पाई जाती है, वो कौन-सी मृदा की पाई जाती है? कौन-सी मृदा जो है भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है? वो आप हमें बताएँ, ठीक है? और इस काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, ये बात को याद रखना है, ठीक है? ये जो है आपका कौन-सा रीजन है? गुजरात क्षेत्र है जो आपका, महाराष्ट्र क्षेत्र है जो आपका, एमपी वाला रीजन जो आपका, आंध्र प्रदेश क्षेत्र जो आपका, तमिलनाडु वाला रीजन, तो इसमें इसके कुछ हिस्सों में ये काली मिट्टी पाई जाती है, रेगुर मिट्टी पाई जाती है। लवणीय मिट्टी की अगर बात करें, तो इसमें आपका सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एक अच्छे अनुपात में होता है, तो ये भी आपका सही है, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। और ये लवणीय मिट्टी है, ये डेल्टा वगैरह डेल्टाई क्षेत्रों में जो नदियों के किनारे हैं या जो सागर के किनारे हैं, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। अधिकांश ये नदियों के दोआब वाले क्षेत्र में। अच्छा, काली मिट्टी में किस धातु उसकी अधिकता होती है, जैविक घटकों की? अच्छा, काली मिट्टी में किन घटकों की अधिकता, अच्छा काली मिट्टी में किन घटकों की अधिकता होती है? तो ये चूना हुआ, आपका आयरन हुआ, मैग्नीशियम हुआ, एल्यूमीनियम हुआ, पोटास भी इसमें होता है, ठीक है? तो इसमें लेकिन इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और जो कार्बनिक पदार्थ हैं, उनकी कमी होती है, तो इनको अलग से उसमें मिलाना पड़ता है। काली मिट्टी में ही कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है और इसीलिए गुजरात आपका, महाराष्ट्र और ये राजस्थान वाला क्षेत्र कपास में अग्रणी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन वित्तीय वर्ष 2022 में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य रहा? राजस्थान रहा, ठीक है? बाकी दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश सबसे आगे था वैसे। अभी एमपी दूसरे नंबर पे है, ठीक है? अगला प्रश्न है आपका, विश्व जैव ईंधन दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है? ये आपका 10 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन उत्तर प्रदेश के इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के संदर्भ में सही है? तो इको टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर विकसित किया जाएगा। हाँ, ये जो है वो पार्टनरशिप है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ट्रिपल पी मॉडल पर ये विकसित किया जाएगा। इसमें जंगल सफारी ये सारी चीज़ों को कि डेवलप करा जाएगा और गाइडों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा, ठीक है? अगला कथन कह रहे हैं,
कि पर्यावरण मंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे, तो ये गलत कह रहे हैं, जो सीएम होंगे वो इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे, ठीक है? उत्तर प्रदेश के सीएम। तो कथन 2 गलत है, केवल 1 सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, वितुलेवु, वानुअलेवु द्वीप हैं, तो ये फिजी के द्वीप हैं, फिजी जो आपका है। और इनका मतलब क्या होता है? वितुलेवु और ये वानुआलेव का मतलब होता है ग्रेट फिजी, इनके नाम का अर्थ है ग्रेट फिजी, ठीक है? अगला प्रश्न है, महाद्वीपों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भाई कीजिए विचार। क्या कह रहे हैं? पहला कथन, यूरोप में सबसे अधिक देश हैं। भाई पहला ही कथन गलत है, क्योंकि आप सभी को पता है सर्वाधिक देश जो है विश्व में एशिया में है। ठीक है? कह रहा है अगला कथन, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। हाँ, ये कथन सही है। विश्व में दक्षिण अमेरिका में सबसे ज्यादा औसत ऊंचाई है, ये कथन गलत है, क्योंकि औसत ऊंचाई सबको पता है आपका अमेरिका महाद्वीप में नहीं, बल्कि कह सकते हैं सर्वाधिक ऊंचाई आपका अंटार्कटिका। हाँ, अंटार्कटिका में ही है। अगला कथन कह रहे हैं विश्व में दक्षिण अमेरिका में सबसे ज्यादा औसत ऊंचाई, तो ये कथन तो सरासर गलत है, सभी को पता है सबसे ऊंचा आपका अंटार्कटिका है। ठीक है? सबसे अधिक औसत ऊंचाई वाला महाद्वीप है, जो कि दक्षिण ध्रुव के आसपास है। और एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये बात एकदम सही है। तो कथन 2 और 4 सही है, कूट आपका नीचे है और बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धाराओं की गति को शुरू करता है? शुरू करें चाहे नियंत्रण की बात करें, तो ये कोरियोलिस बल के द्वारा नियंत्रित होती हैं, धाराएं जो हैं प्रभावित होती हैं कोरियोलिस बल से। और ये 2 तरह से होते हैं, प्राथमिक बल होते हैं और द्वितीयक बल होते हैं। प्राथमिक बल जो होते हैं, जो जल की गति को प्रारंभ करते हैं। द्वितीयक बल जो होते हैं, वो जल धारा के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। ठीक है? जो प्राथमिक बल होते हैं, धाराओं को प्रभावित करने वाले, वे सौर ऊर्जा से गर्म होके जब जल फैलता है, तो उसका ये कारण है। और गुरुत्वाकर्षण के कारण जल नीचे बैठ भी जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और कोरियोलिस बल जो है उसका डायरेक्शन क्या रहता है? तो इसका डायरेक्शन जो है कोरियोलिस बल का जो कारण है, उत्तरी गोलार्ध में जल की दिशा के दाहिनी ओर, ठीक है? और दक्षिणी गोलार्ध में ये जल के दिशा के बाईं ओर लगता है, ठीक है? और इसके चारों ओर जो एक रिंग टाइप बन जाता है जिससे इस तरह से, ठीक है? तो उसको हम कहते हैं वलय, ठीक? जलधारा का जो इस तरह से वलय बन जाता है। अगला प्रश्न है, भारत और मलेशिया के बीच पहले द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास का नाम क्या है? उदार शक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भारत और मलेशिया के बीच में ये पहला द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, ठीक है? और ये किन के बीच में है? ये वायुसेना के बीच में है, ठीक है? हवाई अभ्यास है, आईएएफ के बीच में है। अगला प्रश्न है, पुरस्कार दिए गए हैं एक तरफ और दूसरी तरफ उनके प्राप्तकर्ता दिए गए हैं। तो भारत भारती से क्या कह रहे हैं? सुमेलित नहीं है। भारत भारती सम्मान, यही गलत है। ये जो सम्मान मिला हुआ है, ये 2021 के प्राप्तकर्ता हैं। अब सोचिए जरा कि हम कैसे कह सकते हैं कि एग्जाम में सिर्फ 1 साल का करंट अफेयर आएगा। हालाँकि आप इसका तर्कपूर्ण जवाब ये भी दे सकते हैं कि ये टेस्ट सीरीज़ ही तो है। लेकिन टेस्ट सीरीज़ यूँ ही नहीं बना दी जाती है कि कोई भी उठा, क्योंकि पिछले वर्षों में जो पैंडेमिक रहा, उस दौरान काफ़ी चीज़ें स्थगित रहीं, काफ़ी चीज़ें रुकी रहीं और इस वजह से काफ़ी चीज़ों में गैप भी हुआ, तो वो सारी चीज़ें पीछे से पूछी जा रही हैं। भारत भारती सम्मान आपका डॉक्टर रमाकांत त्रिपाठी को मिला है। लोहिया साहित्य सम्मान ये बुद्धिनाथ मिश्र को मिला है। हिंदी गौरव सम्मान डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल को मिला है। पंडित बद्री प्रसाद सिंगलू स्मृति सम्मान ये रजनी गुप्ता को मिला है। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं? सुमेलित फिर से करना है। राज्य दिए गए हैं और जल के संचयन प्रणाली दी गई है। यानी कि जो जल संचय करते हैं, किन-किन विधियों से करते हैं, ये लिखा हुआ है, ठीक है? तो हिमाचल प्रदेश में जो जल संचयन करते हैं, उसको एक क्या बोलते हैं? कूल बोलते हैं, कूही, ठीक है? तो सी का पहला हो जाना है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाना है। इस हिसाब से राजस्थान में जो जल संचयन करते हैं, उस प्रणाली को बोरिस कहा जाता है और पश्चिम बंगाल में इसको क्या कहा जाता है? डुंग कहा जाता है इस हिसाब से। बी का दूसरा होना है, ठीक है? मध्य प्रदेश में बुंदेला टैंक कहा जाता है, तो ये सारे नाम हैं इनके। अच्छा, उत्तर प्रदेश का नहीं दिया है, उत्तर प्रदेश में क्या कहा जाता है हम लोग के यहाँ इसको जल भंडारण को? खैर पता करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में, आप लोग और पता कीजिए क्योंकि थोड़ा एक आउट ऑफ रेंज टाइप्स क्वेश्चन था मेरे लिए। हमें पता नहीं, हो सकता है आप में से किसी को ये पता हो। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को और क्या कहा जाता है? मानसूनी वन कहा जाता है, ठीक है? ये 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा जहाँ होती है, वहाँ ये होते हैं। भारत में सर्वाधिक फैले हुए वन हैं, इन्हीं को मानसून वन कहा जाता है, ठीक है? अच्छा, एक होते हैं नम पर्णपाती, वो कहाँ होते हैं? वो जैसे इस तरह के जो क्षेत्र हैं जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, ठीक है? मिनिमम 100 सेंटीमीटर या वर्षा होती ही रहती है और गर्मी तो पड़ती है। लाइक आपका जैसे पश्चिमी घाट हुआ, आपका पूर्वी ढलान हुआ, ओडिशा वगैरह ये वाले क्षेत्र जो हैं। और इन नम पर्णपाती वनों में कौन-कौन से वृक्ष जैसे आपका सागौन हुआ, साल, शीशम, महुआ हुआ, आंवला, सैमल, कुसुम, चंदन ये सारे पेड़ हैं।
इसके साथ ही एक आपके होते हैं शुष्क पर्णपाती वन, तो वो आपके 70 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा जो होती है, जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश हुआ, जो जितना मैदानी क्षेत्र है, जैसे कि बिहार हुआ, इन सब में पाए जाते हैं। इसमें पलास का पौधा, अमलतास, बेल, खैर और तेंदू वगैरह ये सब। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं? रेशम के प्रकार दिए हुए हैं, उनसे उत्पादक जो राज्य हैं, वो दिए गए हैं और क्या कह रहे हैं कि सुमेलित नहीं है। टसर रेशम झारखंड में उत्पादित होता है, ठीक है? मूंगा रेशम असम में उत्पादित होता है। अच्छा, टसर रेशम जो है और कहाँ-कहाँ उत्पादित होता है? तो टसर झारखंड के अलावा आपका महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, आपका पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है? और टसर जो है आदिवासियों के क्षेत्र में ही होता है। इस तरह से अगर राज्यों के हिसाब से देखा जाए तो हम इसको कह सकते हैं कि आदिवासी क्षेत्र में। और इसके भी टाइप हैं, जैसे कि आपका एक ओक टसर हुआ, तो ये हिमालयी क्षेत्रों में होता है क्योंकि उस बेल्ट में आपका ओक के पेड़ जो हैं उनकी अधिकता पाई जाती है। जैसे कि आपका मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी ओक टसर का उत्पादन होता है। असम, मेघालय, जम्मू कश्मीर इन इन राज्यों में होता है। शहतूत रेशम की अगर बात करें तो ये आपका बिहार में नहीं होता है, ये आपका कर्नाटक वाला जो रीजन है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, आपका तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर में भी पाया जाता है शहतूत रेशम, ठीक है? और अगला प्रश्न है, इस्माइल 75 पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस्माइल 75 पहल आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। ये गलत है। ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा ये शुरू की गई है और ये आजीविका और उद्यम हेतु व्यक्तियों के समर्थन में है, तो ये गलत है। दूसरा कथन कह रहे हैं कि भारत सरकार ने इस्माइल 75 पहल को लागू करने के लिए 100 नगर निगमों की पहचान की है। गलत है। कथन वैसे सही है लेकिन 100 नहीं, 75 नगर नगर निगमों की जो है पहचान की है, ठीक है? अगला कथन कह रहे हैं वर्ष 2025-26 तक आने वाले वर्षों के लिए इस्माइल परियोजना के लिए कुल 100 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। हाँ, ये कथन भी सही है। अगला है इस्माइल 75 का उद्देश्य भारत के शहरों, कस्बों और नगर पालिका क्षेत्रों को भिक्षा मुक्त बनाना है। ये कथन एकदम सही है, ठीक है? तो 3 और 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ओहो हो! ऑप्शन बी और डी दोनों में 3 और 4 लिखा है, ठीक है? मिसप्रिंट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन से कथन उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान पुरस्कार 2021 के संदर्भ में सही हैं? देखिए पुरस्कार अभी-अभी हमने देखे थे 2021 वाले ही देखे थे और जो भारत भारती सम्मान है वो हिंदी संस्थान द्वारा ही और ये डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को दिया गया है, ये कथन भी सही है। हरिवंश राय बच्चन युवा गीतकार सम्मान राहुल द्विवेदी को प्रदान किया गया है, ये कथन भी आपका सही है, दोनों सही हैं, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व की निम्नलिखित झीलों पर विचार कीजिए और गहराई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, कुछ प्रश्न ऐसे आ ही जाएँगे जिनको आप चाह कर भी शायद किसी का तुक्का बहुत फिट बैठे तो अलग बात है। बाकी इस तरह के प्रश्न कम से कम 8 से 10 नहीं बल्कि 10 से 15 की मात्रा में एग्ज़ाम में होंगे ही होंगे और आपको ये सोच कर ही जाना है कि आपको 20 क्वेश्चन छोड़ने ही छोड़ने हैं, ठीक है? हालाँकि यहाँ तो हमें पता है कि जो बैकाल झील है, वो सबसे गहरी झील है और जो कि रूस में है आपकी। अगर इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन ए और ऑप्शन 2 आपका खत्म हो जाएगा। अब बचा ऑप्शन सी और डी और उसके बाद आपकी टांगनिका झील है। टांगनिका झील आपकी तंजानिया में है और ये केवल तंजानिया में नहीं बुरुंडी, कांगो, जाम्बिया इनमें फैली हुई है। उसके बाद आपका कैस्पियन का नंबर आता है तीसरे नंबर पर। तो यहाँ ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। वोस्टोक जो है आपकी अंटार्कटिका में है। अगला प्रश्न है सुमेलित फिर से करना है, पर्वतों के प्रकार दिए गए हैं और उदाहरण दिए गए हैं। तो देखिए बलित पर्वत जो है सभी को पता है एंडीज़ है, ठीक है? ब्लॉक पर्वत जो है राइन नदी की घाटी में अच्छा अभी-अभी हमने ऊपर पढ़ा था राइन नदी जो है वो किस देश के किनारे पर है, किस देश के समीप स्थित है, ठीक है? अवशिष्ट पर्वत सभी को पता है हमारा जो गिरनार की पहाड़ियाँ हैं राजस्थान में जो आपका पर्वत है। अगला है ज्वालामुखी पर्वत, बचा शेष किलिमंजारो सभी को पता है, रूट आप चुन लेंगे इसमें से। अगला प्रश्न है दक्षिण चीन सागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर का हिस्सा है, एकदम सही है, सभी को पता है। यह चीन, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनई से घिरा है, ये कथन भी सही है। इसके लिए आपको मैप की स्टडी करनी पड़ेगी और आप मैप को देखकर ही इसको पॉइंट आउट कीजिए तो चीज़ें याद रहेंगी, कथन दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संस्थान ने यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2022 जीता है? ये आपका कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने जीता हुआ है, ठीक है? ये क्या है? ये साक्षरता के लिए दिया जाता है। मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा कार्यक्रमों की श्रेणी में इसको मिला हुआ है। उड़ीसा को कई श्रेणियों में ये वितरित किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन-सी कंपनी उत्तर प्रदेश का पहला डाटा सेंटर विकसित करेगी? हीरानंदिनी समूह, ठीक है? कहाँ है ये हीरानंदिनी समूह? ये मुंबई स्थित सहायक कंपनी है, एक योटा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रेटर नोएडा में डाटा सेंटर बना रही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन-सी एक अल्पकालिक नदी का उदाहरण है?
लूनी नदी। अल्पकालिक नदियाँ कौन-सी होती हैं? ऐसी नदी जो केवल तभी बहती है जब वर्षा होती है या बर्फ पिघल के उसमें आ जाती है। शेष वर्ष के दौरान एक सूखी रहती है या विलुप्त रहती है एक तरह से कहा जाए, जिसमें जल नहीं होता। तो आपकी भारत में लूनी नदी है और ये किस क्षेत्र में है? पश्चिमी राजस्थान में ये पाई जाती है, ठीक है? अगला प्रश्न है आपका, दक्षिण-पश्चिम मानसून अवधि के दौरान जब 1 या 1 से अधिक सप्ताह तक वर्षा नहीं होती है, तो इसको क्या कहा जाता है? इस अवधि को कहा जाता है मानसून ब्रेक या कह सकते हैं इसको मानसून विराम, ठीक है? अगला प्रश्न है, अरेबिका और रोबस्टा किसकी किस्में हैं? कॉफ़ी की किस्में हैं और इनको कॉफ़ी को जीआई टैग भी प्राप्त है भारत में और कौन से प्रदेश की कॉफ़ी को जीआई टैग प्राप्त है? आप हमें ये बताएँगे, ठीक है? भारत में टोटल 5 टाइप की कॉफ़ी पाई जाती हैं, जिनमें अरेबिका में ही कई सारे टाइप्स हैं, रोबस्टा में भी कई सारे टाइप हैं और ये जो है 15 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच के तापमान में है। अरेबिका जो रोबस्टा है वो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में, आर्द्र और आपका कह सकते हैं हाई टेम्परेचर, ठीक है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तारीख को हर साल अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है? ये 20 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखना है। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, हाल ही में बड़ा इमामबाड़ा समाचारों में था, ये किसके द्वारा बनवाया गया था? ये बनवाया गया था आसफुद्दौला के द्वारा और इसकी विशेषता क्या है? शायद इसकी विशेषता ये है कि इसमें कोई शायद वो नहीं है, स्तंभ नहीं है, ऐसा कुछ है क्या? अगला प्रश्न है, ओंट्रांटो जल जल के बीच में स्थित है, तो ये आपका एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर के बीच में स्थित है, जो कि आपका इटली को अल्बानिया से अलग करता है। अगला प्रश्न कह रहे हैं, सुमेलित करना है, इधर आपके महाद्वीप दिए गए हैं, उधर उनके उच्चतम शिखर दिए गए हैं। तो यूरोप का उच्चतम शिखर सभी को पता है, माउंट एल्ब्रुस है, तो ये कथन ये चौथा आपका सही मैच है। दक्षिण अमेरिका एकांकागुआ है, ठीक है, माउंट एकांकागुआ और ऑस्ट्रेलिया में आपका सबसे ऊँचा जो पर्वत है, उसको कहते हैं कॉस्कुस्को, उसको मैं कह नहीं पाती हूँ, ठीक है। उत्तरी अमेरिका जो है, माउंट मैकिन्ले, ठीक है, तो इसमें आप अच्छा कौन-सा 2 सही सुमेलित है, मैं इसको सुमेलित करने में लगी पड़ी हूँ। दूसरा और चौथा सही है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये गलत है, उत्तरी अमेरिका आपका माउंट मैकिन्ले है, दक्षिणी अमेरिका आपका माउंट एकांकागुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, वृहद संचलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन कह रहे हैं, वृहद संचलन को गुरुत्वाकर्षण और भू आकृतिक एजेंटों द्वारा सहायता प्राप्त होती है। देखिए, वृहद संचलन होते क्या है? सबसे पहले ये जान लीजिए, जो शैल है, पर्वत जो उनकी टूट-फूट के कारण जो मलबा बनता है, वो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो एक फ्लो होता है स्लोप का, उसके अनुरूप स्थानांतरित होता है। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं? गुरुत्वाकर्षण और भू आकृतिक एजेंटों द्वारा सहायता प्राप्त होती है। तो ये भू आकृतिक एजेंट हैं, डायरेक्ट इसको हेल्प नहीं करते हैं, ये यहाँ से गलत हो गया कथन, ठीक है? दूसरा कथन कह रहे हैं, हीव फ्लो और स्लाइड वृहद संचलन के 3 रूप हैं। हाँ, तो ये सही है, वृहद संचलन के ये 3 टाइप हैं, तो क्या कह रहे हैं, कौन से कथन सही है? तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा ब्लैक डेथ शब्द किससे संदर्भित करता है? ये आपका एक बुबोनिक प्लेग है, जो आपका 13वीं-14वीं शताब्दी में आया था, जो कि पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्वी यूरोप में फैला हुआ था और ये जो आपके गिलहरी है या जितने भी रोडेंट्स हैं, चूहे हैं, उनके द्वारा फैलता था। अगला प्रश्न है, मैं इसको थोड़ा ऊपर बढ़ाती हूँ। गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लस ये क्या हो जा रहा है? 1 मिनट मैं इसको ज़रा इधर करूँ, ठीक है। गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लस पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? देखिए, वित्त मंत्रालय पहल हेतु प्रभारी नोडल मंत्रालय है। नोडल मंत्रालय जो है ये वित्त मंत्रालय नहीं है, इसके लिए नोडल मंत्रालय है वो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है, ठीक है? तो कथन 1 सही नहीं है, कौन-सा कथन सही है? अंततः दूसरा कथन सही है, ठीक है? अगला प्रश्न है, तापमान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है, सभी को पता है, सही है। सूर्यातप तापमान के वितरण के पीछे का मुख्य कारक है, सही है, कोई भी इस सवाल को सही कर देगा, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व किया था? एम एस स्वामीनाथन, बहुत ही आसान सा प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 95, चाय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो भारत दुनिया में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, एकदम राइट है। पहला उत्पादक जो है आपका चीन है और चाय के लिए क्या स्थितियां चाहिए होती हैं? यहाँ पे 25 से 30 डिग्री सेल्सियस का जो है टेम्परेचर चाहिए होता है, वर्षा आपकी 150 से 200 सेंटीमीटर की चाहिए होती है। तो दूसरा कथन भी आपका सही है, तो यहाँ दोनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, क्या कह रहे हैं कि सुमेलित करना है। देखिए, एक बहुत अजीब सा प्रश्न है, इसके स्थापना वर्ष दिए गए हैं और जिले पूछे गए हैं, कौन से 2 सुमेलित हैं? मुझे तो ईयर वाइज तो मुझे याद नहीं, बस मुझे इतना पता है कि जो आपका संभल है वो सबसे नया डिस्ट्रिक्ट है, इन सब में नया डिस्ट्रिक्ट है, जो कि 2011 में बना है, ठीक है? ये मुझे याद है, बाकी सन हर किसी की याद होना भाई मेरे बस की बात है नहीं। मैं इसको एक बार चेक करती हूँ। 96 प्रश्न है ना, 1 मिनट, कौन से 2 सुमेलित हैं ये पूछना है ना?
तो यहाँ देखिए बता रहे हैं कि बुलंदशहर जो है 1823 में स्थापित किया गया था, संभल सही है 2011 में, मथुरा 1804 में, तो 1 और 3 सही है, 1 और 3 बी ऑप्शन में है। अलीगढ़ जो है वो 1803 में स्थापित किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के वर्ष 2021 के अपराध के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा के कितने मामले दर्ज किए गए हैं? खाली एक मामला दर्ज हुआ है उत्तर प्रदेश में, ऐसा अब ये कागजी तौर पे है, हमें पता नहीं है ये कितना सच है, इसमें क्या है वो अलग बात है। देश भर में इसमें 378 मामले दर्ज किए गए हैं और ऐसा बताया गया है कि सभी मामलों में जो है वो महाराष्ट्र शीर्ष पर है। महाराष्ट्र में कुल 100 केस दर्ज किए गए हैं, उसके बाद झारखंड, उसके बाद आपका बिहार, फिर हरियाणा और राजस्थान जो है 5वें नंबर पर है। तो उत्तर प्रदेश की अच्छी स्थिति है इस हिसाब से। ये पॉक्सो से रिलेटेड जो अपराध थे उन सब की रिपोर्ट है, उन सबको मिक्स करके। अगला प्रश्न है, कौन सा देश लाल सागर के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो सबसे पहले तो ये जान लो कि जो लाल सागर है उसके सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं। तो आपका मिस्र है, सऊदी अरेबिया है, यमन भी है और आपका सूडान है, इरिट्रिया है और जिबूती है। तो कौन सा साझा नहीं करता है? लीबिया है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असर्शन है, कह रहे हैं कि सिलिकॉन वैली को डेविल्स गोल्फ कोर्स के नाम से जाना जाता है। गलत है कथन, सिलिकॉन वैली को नहीं जाना जाता है, डेथ वैली को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? यहाँ लवड़ी संरचना है, डेथ वैली है सूखा झील का जो एक उसका कोई हिस्सा है, तो लवड़ी संरचना है, खुरदुरी है, घनी है, तो कठोर कंक्रीट की बनी है, तो इसलिए इसको छोटा गोल्फ कोर्स कहा जा सकता है। और यहीं पर एक स्थान है, मोजावे मरुस्थल में स्थित घाटी के तल पर एक बड़ा साल्ट पैन स्थित है। तो देखिए आर सही है, ए गलत है, ए गलत है, आर सही है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग है? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग कौन कौन से हैं? आपका जिबूती हुआ, इरिट्रिया है, इथियोपिया है, सोमालिया है। तो जिबूती है इसमें, सोमालिया है इसमें, इथियोपिया है। तो 1 3 4 इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को 100 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? ये नागालैंड को मिला है दूसरा रेलवे स्टेशन, जो कि आपका धनसारी शेखुवी रेलवे लाइन पर बनेगा। और इससे पहले दीमापुर रेलवे स्टेशन था जो कि 1903 में खोला गया था, ठीक है। इसके बाद कोई रेलवे स्टेशन यहाँ बना नहीं है, बहुत एक शॉक करने वाली बात है। अमेठी जिले का गठन हुआ है, फिर से एक ईयर वाइज प्रश्न पूछ लिया गया है। ये जो है प्रदेश का 72वां जिला है और इसका गठन 2010 में हुआ है, 1 जुलाई 2010 में। और ये अमेठी जो है वो किस मंडल के अधीन आता है? ये आपका लखनऊ के अधीन आता है और लखनऊ के अधीन नहीं, ये आपका अयोध्या मंडल में आता है, ठीक है। और अयोध्या मंडल का जो मुख्यालय है वो अयोध्या ही है, हेडक्वार्टर। और अयोध्या में टोटल आपके कुछ जिले हैं, शायद 5 हैं। अम्बेडकर नगर हुआ आपका अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी, ठीक है, ये जिले हैं आपके इसमें। अगला है, चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? चक्रवात के केंद्र में धरातली वायु अंदर की ओर सर्पिलाकार गमन करती है, बिल्कुल सही है। वायु चक्रवात के केंद्र में पहले उतरती है, ये बात भी सही है, कथन दोनों सही है। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, कौन से 2 सुमेलित राज्य हैं? देखिए सुमेलित कौन से हैं 2, ठीक है, सुमेलित करना नहीं है। आम्रवर्षा, तो ये यहाँ कर्नाटक लिखा है, वैसे ये कर्नाटक केरल में मेनली, ठीक है, तो ये सही है। ब्लॉसम सावर, ये ब्लॉसम सावर जो है इसकी बौछार से केरल के आसपास जो है कॉफी के फूल खिलते हैं, तो ये गलत है। नॉर्वेस्टर, जो आपकी पश्चिम बंगाल असम में भयानक तूफान आते हैं उनको नॉर्वेस्टर कहते हैं। और इनका एक और नाम है जिसको काल बैसाखी कहते हैं, ठीक है, पश्चिम बंगाल में कहते हैं इसको काल बैसाखी, ठीक है। और असम में इनका एक और नाम है जिनको कहते हैं बरदोई सिला करके कुछ है, जो जूट की फसल के लिए, चावल की खेती के लिए ये उपयोगी है। और लू, ये गलत है, लू तमिलनाडु में नहीं चलती है भाई, लू तो जो है उत्तर भारत में आपका दिल्ली पंजाब वाले रीजन में चलती है। बहुत बीमारी करने वाली हवाएं हैं। 1 और 3, डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक है, बात सही है, कथन सही है। भारत में मसालों की घरेलू खपत बहुत कम है, गलत है। भारत सबसे बड़ा उत्पादक भी है और भारत सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है और भारत सबसे बड़ा निर्यातक भी है मसालों के तौर पे देखा जाए तो। कथन सिर्फ एक सही है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट्स 2022 प्रकाशित की गई, ये किसके द्वारा? ये संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त द्वारा प्रकाशित करी गई। अगला प्रश्न है, पश्चिम सेती जल विद्युत परियोजना जो है किस देश में बनाई जाएगी? तो ये आपकी बनाई जाएगी नेपाल में। और ये पिछले 6 दशकों से, कहा जाए पिछले 60 वर्षों से इस परियोजना के निर्माण का खाका तैयार किया जा रहा है। पता नहीं ये कब बन के तैयार होगी, बहरहाल जो भी है ये नेपाल में सेती और कर्णाली रिवर की एक परियोजना है संयुक्त तौर पर। अगला प्रश्न है, पनामा नहर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह प्रशांत और हिंद महासागर को जोड़ती है, एकदम से गलत है, क्योंकि ये अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, ठीक है। इसे वर्ष 1914 में खोला गया था, ये कथन आपका सही है। और ये खोला क्यों गया था? क्योंकि जो व्यावसायिक कार्य हैं उनके लिए जो जलमार्ग था वो पूरा केप ऑफ अमेरिका का चक्कर लगाना पड़ता था, ठीक है, अमेरिका केप ऑफ हॉर्न का। तो ऑप्शन 2 सही है आपका। अगला प्रश्न है, असर्शन दिया हुआ है, विश्व के प्रमुख गर्म मरुस्थल कटिबंधों के पूर्वी भाग में, गलत है, पश्चिमी भागों में जितने भी गर्म मरुस्थल हैं, ठीक है।
और विश्व के लगभग कह सकते हैं। और कारण दिया है कि पश्चिमी तट पर ठंडी महासागरीय धारा का प्रसार शुष्क मौसम के कारण बनता है। कारण एकदम से सही है। और ठंडी धाराएं हैं भी कौन-कौन सी जो पश्चिमी तट पर हैं, जैसे कि आपकी कैलिफोर्निया की जलधारा हुई, वेनेजुएला हुई, पेरू जलधारा हुई। तो यहाँ ए गलत है, आर सही है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसको फिर से सुमेलित ही करना है। और इधर दिए गए हैं संरक्षित क्षेत्र और इधर राज्य दिया गया है। तो जल्दापारा जो है आपका कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, सही है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान आपका जो है अंडमान निकोबार में, ये भी सही है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में, सबको पता है। सिंगफेन नागालैंड में है। इसको आप कूट को आपका चयन कर लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य किसानों को बीज वितरण के लिए ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला पहला राज्य बना? तो ये आपका झारखंड था। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? ये 4000 करोड़ की राशि है। और ये कौशल विकास राज्य मंत्री के द्वारा ये करी गई है, शिक्षा में प्रसार हेतु, तकनीकी शिक्षा में। अगला है, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कितने कितने जिलों से होकर गुजरता है? तो ये टोटल आपके 9 जिलों से होकर गुजरा है। और पिछली टेस्ट सीरीज में हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो पूरे भारत में सर्वाधिक एक्सप्रेसवे रखने वाला प्रदेश बन गया है, जिसमें टोटल 13 हैं, जिसमें 6 का निर्माण हो चुका है, जो अभी संचालन है, जिनका संचालन हो चुका है, सॉरी। और 7 जो है वो निर्माणाधीन है। और ये 9 जिले कौन-कौन से हैं तो आप जान लीजिए, बहुत जरूरी है। लखनऊ से ये शुरू होता है। लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर को जोड़ता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये किसे ही नहीं पता होगा भाई, ये बिजनौर से प्रवेश करती है। और गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश में टोटल लंबाई 1000 है। और पूरा जो टोटल लंबाई देखा जाए 25-25 है इसकी पूरी लंबाई जो है। और गंगा नदी की काफी शाखाएं भी हैं, जैसे कि अगर हम देखें तो ये गोमुख जो जहाँ से निकलती है गंगोत्री हिमनद से, वहां पे ये भागीरथी के तौर पर निकलती है। और देवप्रयाग में आके ये जब अलकनंदा से मिलती है तो इसका नाम क्या पड़ जाता है? गंगा पड़ जाता है वहां पे इसका नाम। और अन्यत्र जगहों पर भी ये मिलती है। बहुत सारी धाराएं, जैसे कि आपकी अलकनंदा है, धौलीगंगा है, मंदाकिनी है, पिंडर है, भागीरथी है। ठीक है। तो ये अलग अलग स्थान पर मिलती है, जिनके अलग अलग नाम है, जैसे कि विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग। तो आप सभी को पता होंगे। गंगा नदी तंत्र पढ़िएगा, इतना विस्तार से यहाँ नहीं बता सकते। अगला प्रश्न है, रबर उत्पादक देशों पर विचार कीजिए, उनके रबर उत्पादन को आरोही क्रम, यानी कि आरोही क्रम का मतलब है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि बढ़ते हुए क्रम में लगाया जाए, वही ना? बढ़ते हुए क्रम में है ना, असेंडिंग ऑर्डर। नहीं नहीं, हाँ सही है, घटते हुए क्रम से शुरू करना है। तो जो थाईलैंड है वो सब सर्वाधिक रबर का उत्पादन करता है। जो 70% रबर की आपूर्ति पूरे देश जो पूरे विश्व में जो होती है वो दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित देशों से ही होती है, जिसमें आपका थाईलैंड पहले स्थान पर है। सेकंड स्थान पर आपका इंडोनेशिया है। तीसरे पर आपका वियतनाम है। चौथे पर आपका भारत है। और पांचवें पर आपका चीन है। अगर यहाँ ऑप्शन में चीन भी होता तो हम पांचवें से शुरू करते। 5 4 3 2 1, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची को सुमेलित करना है। मंदिर दिए गए हैं, स्थान दिया गया है, बांके बिहारी का मंदिर। चलिए छोड़ देते हैं इस प्रश्न को, आप खुद कीजिएगा, ठीक है, मैं नहीं करवाती हूँ। अगला है, सामाजिक आर्थिक जाति गणना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? स्वतंत्र भारत में SECC पहली बार वर्ष 2011 में आयोजित की गई है। देखिए बात यहाँ लिखी हुई है, स्वतंत्र भारत। तो सबसे पहले ये 1931 में करी गई थी, उसके बाद ये सीधी 2011 में करी गई है। तो कथन एक सही है। SECC के तहत उल्लिखित सभी डेटा गोपनीय है, जबकि जनगणना के तहत सभी जानकारी सार्वजनिक है। गलत है, सभी जानकारी सार्वजनिक नहीं है। तो यहाँ पे केवल कथन एक सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, बांध दिए गए हैं और नदियां दी गई हैं। तो आपका न्यूरेक बांध जो है बक्श नदी पर है। ग्रैंड कुली जो आपकी कोलंबिया नदी पर है। आसमान बांध आपका नील नदी पर है। करीबा आपका जम्बेजी है। कूट आप इसमें से चुन लीजिए, हम थोड़ा जल्दी में भाग रहे हैं क्योंकि टेस्ट सीरीज बहुत लेंदी हो जाती है। सूची 1-2 को फिर से सुमेलित करना है। इधर घास भूमियां दी गई हैं, इधर देश दिए गए हैं। यहाँ सारी ये याद करने वाली चीजें हैं, फैक्चुअल चीजें हैं, तो उसमें समझने वाली कोई बात है ही नहीं। जो बेल्ट घास के मैदान है वो आपके दक्षिण अफ्रीका में है। पोस्टाज जो है वो आपके हंगरी में है। पंपास जो है अर्जेंटीना में। डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में। इसको फिर से आप चुन लीजिए। अगला प्रश्न है, प्रवाल भित्तियों के संदर्भ में। तो कह रहे हैं कथन, प्रवाल भित्ति को समुद्र का वर्षावन कहा जाता है। एकदम सही है। ये उथले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती हैं जहां जल साफ होता है। एकदम सही है। और आजकल जो समुद्री जल जो प्रदूषित हो रहा है, इसके कारण ये प्रवाल जो है वो नष्ट भी हो रहे हैं। अगला है कथन, अमेजन प्रवाल भित्ति दुनिया की सबसे बड़ी है। तो गलत है, सबको पता है दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है, जो आपकी कहाँ ऑस्ट्रेलिया के किनारे पर है। प्रवाल भित्तियां महासागर क्षेत्र का 0.1% भाग है। सही है। तो 1 2 4 सही है, कूट नीचे है। 1 2 4 ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला हाल ही में भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है? ये आपका मध्य प्रदेश का है, मंडला जिला है। पूर्णतः आदिवासी जाति की इसमें बहुलता है, पूर्णतः तो नहीं कह सकते, हम गलत बोल गए हैं। तो कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला ये बन गया है।
अगला प्रश्न है उत्तर सॉरी ये क्या हुआ, वेट 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 प्लीज, ओह टच गलत जगह हो गया, फिर कहाँ था, जितनी जल्दी में भाग रहे थे उतना ही कहा जाता है जल्दी का काम शैतानी का होता है। इस ब्रश को ही हम यहाँ से उठा लेते हैं, अभी ठीक है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो देखिए कौन से कथन सही हैं। इसे 200 करोड़ की लागत से यमुना नदी किनारे बनाया जाएगा। कथन सही है यमुना नदी किनारे, लेकिन 200 करोड़ की लागत नहीं, ये 583 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। अगला कथन कह रहे हैं उत्तर प्रदेश जल निगम केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बीच एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर की, ये त्रिपक्षीय समझौता है। तो दूसरा कथन गलत है, तो पहला कथन सही है, ऑप्शन सॉरी एक भी कथन सही नहीं है, दोनों ही गलत है ना, तो डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ओस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? क्या कह रहे हैं, ओस किसी वस्तु की अपेक्षाकृत ठंडी सतह पर जल वाष्प को संघनन, ठीक है, कंडेंसेशन से बनती हैं जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं। मेघाच्छादित मौसम की स्थिति ओस के निर्माण के लिए प्रतिकूल होती है, ये भी सही है, तो ऑप्शन दोनों सही है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इधर नदियां दी गई हैं, इधर उनसे जिन शहरों से गुजरती हैं वो शहर दिए गए हैं। तो गंगा नदी जो आपकी गुजरती है आपकी गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, प्रयागराज, कानपुर, कानपुर में आपका बिठूर, बुलंदशहर, बुलंदशहर में आपका अनूपशहर, तो ये सही है। रामगंगा आपकी बरेली से गुजरती है और आपकी मुरादाबाद में भी थोड़ा सा इसका हिस्सा है। यमुना नदी आपकी बागपत से गुजरती है। सरयू सुल्तानपुर में नहीं, बल्कि ये अयोध्या के किनारे है, गोला जगह है वहां पर भी। तो अगला प्रश्न है कौन सा सही सुमेलित है? इधर खेती के टाइप दिए गए हैं और इधर उनसे संबंधित राज्य दिए गए हैं। झूम खेती तो हम खाली जानते हैं कि उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में होती है। अच्छा सही सुमेलित कौन सा है? तो ये झूम का तो गलत हो गया। वॉल्ट्रे यहाँ बताया गया है कि राजस्थान में होती है, तो ये भी गलत है। पूनम खेती ये केरल में होती है, ये भी गलत है। खिल खेती हिमालयी क्षेत्र में होती है, ये सही है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निक्सटामलाइजेशन तकनीकी संदर्भित करती है। ये देखिए ये एक टेक्निक है जो प्राचीन काल में थी, जो आपके अमेरिका में एक सभ्यता थी, मेसो अमेरिका, माया सभ्यता। तो वहां के लोग जो मक्का को फोर्टिफाइड करने के लिए एक प्रयोग किया करते थे, एक छारी गोल में भिगोकर उसको पकाया करते थे, तो उसको कहा जाता है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नव स्वीकृत उत्तर प्रदेश जल शुल्क नियमावली 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा है। जल का शुल्क 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से देना होगा, कथन सही है। लखनऊ और वाराणसी में जल का शुल्क नहीं लिया जाएगा, तो यही कथन गलत है, क्योंकि ऐसा पहले था, अब लखनऊ और वाराणसी में भी लिया जाएगा, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, और इस हिसाब से ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन डी भी आपका सही है, आप खुद इनको पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न है मध्यमंडल जो किस ऊंचाई पर पाया जाता है? 50 से 90 किलोमीटर की स्थिति में ये पाया जाता है वायुमंडल में। और वायुमंडल में मंडलों का जो क्रम है वो आपको पता ही होगा। क्षोभ मंडल है, उसके बाद आपका ट्रोपोस्फियर जिसको आप क्या कहते हैं, सॉरी क्षोभ मंडल को ही ट्रोपोस्फियर कहते हैं, उसके बाद आपका स्ट्रेटोस्फियर जिसको आप समताप मंडल कहते हैं, वहीं आपकी ओजोन की वो परत पाई जाती है। अगला प्रश्न है दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों को क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि सबसे पहले सबसे बड़ा लगाना है ना, तो साफ दिखाई दे रहा है। क्षेत्रफल तो किसे ही याद होगा, नेपाल आकृति में ही समझ में आता है, सबसे बड़ा है, तो ऑप्शन 2 यहाँ बी सही हो जाएगा। उसके बाद आपका श्रीलंका है सेकंड नंबर पर, तीसरा आपका भूटान रहेगा, चौथा आपका मालदीव रहेगा, क्योंकि मालदीव का क्षेत्रफल ही कुछ 200-300 वर्ग किलोमीटर होगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी के वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत विमानन के लिए उपयोग में समताप मंडल है? अगला प्रश्न है 31वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो ये डॉक्टर असगर वजाहत को। ठीक है, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के लिए उत्तर प्रदेश में शिक्षकों में किसे चुना गया? तो ये आपके खुर्शीद अहमद, ठीक है, खुर्शीद अहमद को चुना गया, केवल यही है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से बादल सूर्य को अवरुद्ध करने के लिए पर्याप्त होते हैं? तो ये निम्बो स्ट्रेटस होते हैं, क्योंकि ये बहुत घने और बहुत काले बादल होते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी झील उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में बखीरा झील है, यहीं पे बखीरा पक्षी अभयारण्य भी है और ये इसको रामसर साइट का दर्जा भी दिया गया है। ठीक है, अच्छा राधाकुंड जो झील है वो आपकी मथुरा में है। बघेल ताल की अगर बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के बहराइच में है। कीटम की बात करें तो ये सूर सरोवर है, उत्तर प्रदेश में सूर सरोवर, इसको भी रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। आम्रपाली आम की एक किस्म है, ये किसका संकरण है? ये नीलम और दशहरी आमों का एक हाइब्रिड है। अगला प्रश्न है हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में मारिजुआना की खेती करने के लिए और उसे रखने के लिए वैध घोषित किया गया? तो ये है आपका थाईलैंड। और ये होता क्या है मारिजुआना, ये एक टाइप का भांग या गांजा कह सकते हैं, कहने का मतलब ये मादक पदार्थ की एक किस्म है, प्रजाति की। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रही खिलाड़ी रूपल चौधरी उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? तो ये मेरठ से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है आपका भारत का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्र मैदानी है? लगभग आपका है
कितना प्रतिशत है? 27-38% है शायद, नहीं 43%। ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। मैदानी क्षेत्र ज्यादा ही है, बाकी दक्कन में जितना भी है वो सब पठारी क्षेत्र है, आप सभी को पता है। अगला प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली जलोढ़ मृदा के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन कह रहे हैं यह मृदा अनाज और दलहनी फसलों की खेती के लिए आदर्श है, तो ऑप्शन ए सही है, क्योंकि जलोढ़ जो है वो नदियों के द्वारा लाई गई जो ताजी मिट्टी होती है उससे बनी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अच्छा जलोढ़ के भी दो टाइप होते हैं, इनमें एक होता है खादर, एक होता है बांगर। जो खादर होता है वो नई मिट्टी का होता है, बांगर जो होता है वो पुरानी मिट्टी का होता है। ठीक है, जलोढ़ मृदा को पूर्वी तटीय मैदानों में देखा जा सकता है, हाँ ये भी कथन सही है, तो ए और बी दोनों सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भौगोलिक नामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पामीर के पठार को विश्व की छत कहते हैं, ये दुनिया में सबसे ऊंचा है, सही है। दक्षिण कोरिया को उगते सूरज की भूमि, कितना गलत कथन लिखा हुआ है, जापान को कहते हैं, सभी को पता है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। इधर आपकी रामसर साइट्स दी गई हैं, इधर आपके स्टेट्स दिए गए हैं, तो इनको सुमेलित करना है, वही कर लीजिए। जो तामपारा झील है ये आपकी कहाँ है? उड़ीसा में है। ठाड़े क्रीक नाम से समझ में आ रहा है महाराष्ट्र में है, और चित्रागुंडी पक्षी अभयारण्य ये आपका तमिलनाडु में है। यशवंत सागर जो आपका मध्य प्रदेश में है। कूट आप चुन लेंगे खुद से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे तालों का शहर कहा जाता है? तालों तालों मतलब अच्छा लॉक्स, ठीक है, तो इंग्लिश वर्जन जरूर देख लीजिए, अलीगढ़ को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अवनालिका अपरदन संबंधित है, सिंपल सी बात है, जल से है, जल के जो नाली टाइप्स जो अपरदन हो जाता है, कटाई हो जाती है वनों की, क्षेत्रों की, पहाड़ों की, पर्वतों की, उसको अवनालिका अपरदन कहते हैं। अगला प्रश्न है, बांध दिए गए हैं और परियोजनाएं दी गई हैं और उनसे रिलेट स्टेट्स के नाम दिए गए हैं, तो आपका राजघाट बांध जो है वो आपका ललितपुर में है। माता टीला सबको पता है झांसी में है, बेतवा पे है। और मूसा खड्ड बांध जो है वो आपका कहाँ है? चंदौली में है। और ये कौन सी? कर्मनासा नदी पर है। जो कनहर बांध है वो आपका सोनभद्र में है और कनहर नदी पर ही है। ठीक है, और ये जो राजघाट बांध है ये भी बेतवा नदी पर है, तो कूट आप फिर से चुन लेंगे। सॉरी फॉर कि मुझे मैं बार बार यही कह दे रही हूँ क्योंकि इसमें टाइम लग जा रहा है। अगला प्रश्न है, संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम का संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही पूछा है, तो ये सरकार और स्थानीय समुदायों का एक संयुक्त प्रयास है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अच्छा ये वनों से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, भारत गौरव योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इस योजना के अंतर्गत ट्रेन केवल निजी कंपनियों द्वारा ही संचालित की जाती है, गलत है। ये जो है निजी कंपनियां तो रहेंगी रहेंगी, इनकी जो थीम है वो सर्किट आधारित है, निजी कंपनी रहेगी, आईआरसीटीसी भी इसमें पार्टनरशिप में रहेगी, तो पहला कथन गलत है। तो यही पूछा है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। भारत गौरव ट्रेन जो है थीम बेस्ड सर्किट ट्रेन है, ये बात भी सही है। अगला प्रश्न है आपका, भारत की पहली शैक्षिक टाउनशिप स्थापित की जाएगी, ये कहाँ स्थापित की जाएगी? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, किस नदी को काराकोरम में मृत्यु की नदी के रूप में जाना जाता है? श्योक नदी है, ये पूर्व में जब विदेशी आक्रमणकारी इसको पार किया करते थे तो कई इसके बहाव के कारण इसमें डूब के मर जाते थे, तो उसके अनुसार इसका नाम रखा गया श्योक नदी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय केला अनुसंधान क्षेत्र, तो ये कहाँ स्थित है? ये आपका स्थित है त्रिचुरी में। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर के साथ सीमा बनाता है? तो कैस्पियन सागर जो है 5 देशों से टोटल घिरा हुआ है, वो 5 देश आपके कौन से हैं वो पहले जान लें। रूस है जो कैस्पियन सागर के उत्तरी तट से जुड़ा हुआ है, कजाकिस्तान है जो पूर्वी तट से जुड़ा हुआ है, तुर्कमेनिस्तान दक्षिणी तट से जुड़ा हुआ है, ईरान जो है आपका दक्षिण पश्चिमी तट पर है, और अजरबैजान जो है पश्चिमी तट पर है। तो इसमें से इराक नहीं है, रूस है, तुर्कमेनिस्तान है और जॉर्जिया है। 1, 2, 3 ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो अभी हमने यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज नंबर 4 थी ये शायद, हाँ 4 ही थी, इसको हमने सफलतापूर्वक पूरा किया। और आप हमें बताएं आपका इसमें स्कोर क्या रहा, और आपके जो भी डाउट्स एंड क्वेरीज हो आप उसको ग्रुप में आके अब पूछ सकते हैं। ग्रुप कुछ फिक्स टाइम के लिए चैट ओपन रहता है, और इसकी पीडीएफ चाहिए तो वही ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपको जो भी समस्या हो आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं, और किसी प्रश्न से रिलेट कोई प्रॉब्लम हो वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, आप हमसे जुड़े रहिए, और प्लीज इसको शेयर वेयर कर दिया कीजिए यार, मैं बार बार बोलती हूँ, इससे मुझे एनर्जी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, आपके एक एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है कि आपको ये चीजें समझ में आ रही है, मैं फिजूल मेहनत नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगली टेस्ट सीरीज में। थैंक यू, जय हिंद।